आज हम जानेंगे बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेशंस के रूप में प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में। बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की अगर एप्लीकेशंस को हम देखना चाहें तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यानी बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के बेस पे जब हम एक्सप्लेन करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को, तो इसके लिए हम एक सिलेंड्रिकल वेसल कंसिडर करते हैं जिसके अंदर वैक्यूम है और वो एक पिस्टन उसके अंदर फिट की गई है और इसकी जो वेसल की वॉल्स हैं वो परफेक्ट रिफ्लेक्टर हैं और एक थोड़ा सा स्पेक ऑफ मैटर जिसका कि सरफेस बिल्कुल परफेक्टली ब्लैक है इसके अंदर वेसल के अंदर रखा गया है। तो प्लैंक के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इंटरेक्ट करती हैं मैटर के साथ तो वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती हैं। तो इसलिए जो रेडिएशन एनर्जी है वेसल के अंदर उसको एज्यूम कर सकते हैं गैस की तरह जिसके कि पार्टिकल्स हैं फोटॉन्स, और हर फोटोन की जो एनर्जी है वो एच न्यू है। हर फोटोन की एनर्जी एच न्यू है और मोमेंटम ये तो एनर्जी है हर फोटोन की, और मोमेंटम h बाई लैम्डा है, एनर्जी एच न्यू ऑफ ईच फोटोन। तो जो नंबर ऑफ फोटोन्स है वो कांस्टेंट नहीं है, और वो कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि फोटोन्स तो एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं जो मैटर हमने रखा है उसके द्वारा, और या फिर वो मैटर एमिट कर सकता है, इसलिए फोटोन्स का नंबर हम कह रहे हैं कि कांस्टेंट नहीं है। तो ये डिटरमाइन करने के लिए कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन करने के लिए इक्विलिब्रियम में तो जो कंडीशन है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट है वो ठीक नहीं रहेगी, तो उसकी जगह हम यूज़ करेंगे कि जो टोटल इंटरनल एनर्जी है सिस्टम में वो कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यूज़ करेंगे कि डेल्टा यू बराबर 0, देयर इज़ नो चेंज इन एनर्जी। तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। So the total there will be no change in the total internal energy। और बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है Ni/Gi बराबर हमें 1 एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा EI माइनस 1। ये बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो यहाँ पर क्योंकि ये रिजल्ट हम फोटॉन्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो जो मल्टीप्लायर है अल्फ़ा उसको हम यहाँ पर 0 लेंगे। तो अल्फ़ा को अगर हम 0 लेंगे तो बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा Ni/Gi बराबर है, इसको हम लिख सकते हैं 1 और एक्सपोनेंशियल EI, और बीटा आपका 1/KT के बराबर होता है, तो बीटा की वैल्यू भी अगर हम यहाँ रख दें तो EI/KT हो गया ये, और -1। ये हमारा बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये आपका हो गया बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन।
वन फोटोन की जो एनर्जी है वो अभी हमने ऊपर एनर्जी ऑफ फोटोन बताई एच न्यू के बराबर होती है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू एच न्यू और मोमेंटम एनर्जी ऑफ फोटोन और मोमेंटम ऑफ फोटोन P एच न्यू बाई C, या फिर हम इसको लिख सकते हैं E बाई C भी लिख सकते हैं। ये इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर होंगी। अब जो एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है फोटोन्स का वो डिस्क्रीट होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो वेसल का साइज़ है वो बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस, तो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस के कंपैरिजन में वेसल का साइज़ बहुत बड़ा है, इसलिए हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि वो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा अलाउड एनर्जी लेवल्स में वो बहुत कम होगा, तो इसलिए GI को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाई GE/DE के द्वारा, और NI को हम रिप्लेस कर देते हैं DN से। तो इसलिए फोटोन्स के लिए फॉर फोटोन्स अब हम इक्वेशन जो 1 है हमारी उसको हम लिख सकते हैं DN इक्वल टू GE/DE डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल E/KT -1। और एनर्जी एच न्यू है, अगर हम उसको यूज़ करें तो इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं G न्यू D न्यू ओवर एक्सपोनेंशियल H न्यू बाई KT -1। इक्वेशन 3 के रूप में भी इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो G न्यू D न्यू फैक्टर है, G न्यू D न्यू, ये हमें देता है नंबर ऑफ मोड्स इन फ्रीक्वेंसी रेंज D न्यू, जो कि कॉरस्पॉन्ड टू करता है एनर्जी DE के लिए। तो अब हम डिटरमाइन करना चाहते हैं नंबर ऑफ स्टेट्स G न्यू D न्यू ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की, जिनकी की फ्रीक्वेंसीज हैं बिटवीन न्यू एंड न्यू प्लस D न्यू। तो वो नंबर ऑफ स्टेट्स हमें डिटरमाइन करनी है, क्योंकि ये जो नंबर है ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है फेज स्पेस में, क्योंकि फोटोन्स कहीं भी हो सकते हैं। वॉल्यूम V में जो वेसल हमने कंसीडर किया उसका जो वॉल्यूम V है उसमें फोटोन्स कहीं पर भी हो सकते हैं। तो अगर एनर्जी ऑफ फोटोन्स की एनर्जी E जो है, एनर्जी E कॉरस्पॉन्ड करती है मोमेंटम P के लिए। एनर्जी E कॉरस्पॉन्ड करती है मोमेंटम P के लिए। तो जो एनर्जी है फोटोन्स की इन बिटवीन E एंड E प्लस DE वो कॉरस्पॉन्ड करेगी। तो एनर्जी E एंड E प्लस DE कॉरस्पॉन्ड करेगी टू मोमेंटम बिटवीन
मोमेंटम बिटवीन P एंड P प्लस डी पी के लिए। अब स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से जो मोमेंटम एलिमेंट है P और P प्लस डी पी के बीच में मोमेंटम स्पेस में, वो एक स्फेरिकल शेल के रूप में होगा और उस स्फेरिकल शेल का रेडियस P होगा और थिकनेस dP होगी। यानी ये होगा स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस P एंड थिकनेस dP। तो इसलिए जो वॉल्यूम होगा, द वॉल्यूम ऑफ ए सेल इन फेज स्पेस उसको हम लिख सकते हैं एज V इंटू 4πP² dP के बराबर। तो क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 3, तो ये हमारी हो गई, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो नंबर ऑफ स्टेट्स बिटवीन P एंड P प्लस dP क्या होगा? सो द नंबर ऑफ स्टेट्स between P and P plus dP, इसको हम लिख सकते हैं GP dP बराबर है V 4πP² dP डिवाइडेड बाई h³ इंटू 2। क्योंकि हर सेल का जो वॉल्यूम है वो h³ है, तो इसलिए इसमें ये h³ फैक्टर है और साथ में हमने फैक्टर लिया है 2। तो ये फैक्टर 2 हमने क्यों लिया है? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इनका नेचर होता है ट्रांसवर्स, और ये पोलराइज हो सकती हैं 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस में, जो कि नॉर्मल होंगी टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। इस वजह से फैक्टर 2 लिया गया है। अगर मोमेंटम P को हम फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हैं, तो जो इक्वेशन 5 है इसको हम दोबारा से रीराइट कर सकते हैं। इक्वेशन 5 को हम रीराइट कर सकते हैं G न्यू D न्यू बराबर है 2V ओवर h³ 4π P² की जगह h/c² और dP h/c d न्यू। और ये एक्सप्रेशन हो गया 8πV ओवर c³ ν² d न्यू। और ये हो गई इक्वेशन नंबर 7। तो जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में आपकी हो गई G न्यू D न्यू बराबर है 8πV बटे में c³ ν² d न्यू। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स इन बिटवीन फ्रीक्वेंसीज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इन बिटवीन फ्रीक्वेंसीज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू, ये हमें निकालना है। और ये होगा dn बराबर है G न्यू D न्यू
डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के टी माइनस 1। तो इक्वेशन 7 को हम इक्वेशन 8 में यूज़ कर लेते हैं, तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा 8 पाई वी ओवर सी क्यूब न्यू स्क्वेयर ओवर एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के टी माइनस 1 और डी न्यू। तो इक्वेशन 9 से हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल रहे हैं जिनकी की एनर्जी बिटवीन फ्रीक्वेंसीज न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के बीच में है। तो अब हम निकाल सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स कितनी होगी? एनर्जी नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे पास dn है, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन हो जाएगी dn इंटू एच न्यू। और अगर हम एनर्जी डेंसिटी निकालना चाहें यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फोटॉन्स, सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फोटॉन्स वो हो जाएगी आपकी dn इंटू एच न्यू ओवर वॉल्यूम v। और इसको एनर्जी डेंसिटी को हम लिख सकते हैं एज u न्यू डी न्यू। इक्वेशन नंबर 10। तो अब इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 10 से जो हमें रिजल्ट मिलेगा फॉर एनर्जी डेंसिटी u न्यू डी न्यू, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 8 पाई h। दोबारा से इसको लिखते हैं, ये हो गई 8 पाई h न्यू क्यू डिवाइडेड बाई सी क्यू 1 ओवर एक्सपोनेंशियल एच न्यू ओवर के टी माइनस 1 डी न्यू। और इस तरह से जो इक्वेशन 11 है उसको कहते हैं प्लैंक लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। प्लैंक लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। सो इक्वेशन 11 इज नोन एज प्लैंक्स लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में। तो प्लैंक लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को हम वेवलेंथ की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी इक्वेशन 11 को फ्रीक्वेंसी की बजाय वेवलेंथ की टर्म में, क्योंकि अगर हमें वेवलेंथ की टर्म्स में लिखना है तो उसके लिए हमें न्यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी c ओवर लैम्डा, और डी न्यू हो जाएगा माइनस c ओवर लैम्डा स्क्वेयर डी लैम्डा। तो इक्वेशन 12 को अगर हम 11 में यूज़ करेंगे तो हमें प्लैंक लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन वेवलेंथ की टर्म्स में मिल जाता है। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ये हो जाएगी u लैम्डा डी लैम्डा, और ये वैल्यू आएगी 8 पाई एच सी ओवर लैम्डा रेज टू पावर 5 1 ओवर एक्सपोनेंशियल एच सी बाई लैम्डा के टी माइनस 1 डी लैम्डा। इक्वेशन नंबर 13। सो इक्वेशन नंबर 11 एंड इक्वेशन नंबर 13 प्लैंक लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बताती हैं, जिसमें इक्वेशन 11 फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में है और इक्वेशन 13 वेवलेंथ की टर्म्स में है।